आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों और तबसरों पर मुश्तमिल यूट्यूब का सबसे बड़ा प्रोग्राम आखिरी शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको आखिरी शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूं और अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़किया निगार शाहीन सबाही साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी इरफान, बहुत शुक्रिया आपका और बहुत ही ज़बरदस्त लोगों का फीडबैक और रिएक्शन आ रहा है जिस पे हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं और इंशाल्लाह सब लोग देख रहे हैं और बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा सर। मैं अभी कमेंट्स लोगों के पढ़ रहा था तो पहले तो ये कन्फ्यूजन ख़त्म होगी कि ये आखिरी शो है क्या और ये पोस्टमार्टम है उन तमाम शोज़ का जो हो चुका होगा, पाकिस्तान की सियासत का, तज्ज़ियों का, तहरीरों का, तबसरों का। यकीनन ये पोस्टमार्टम होगा जो हम मिलकर इंशाल्लाह करेंगे। जी बिल्कुल यही होगा और कोशिश करेंगे कि डेली जो होता है वो जितने भी शो होते हैं या जो इवेंट्स होते हैं उसको डिस्कस करें, एनालाइज करें और उसके साथ अगर मेजर कोई इवेंट नहीं होता तो जो पहले शोज हुए हैं जो लोगों ने बातें की हैं उनको भी हम ला सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो वी विल डिस्कस एवरीथिंग जो कि रेलेवेंट होगी। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और आज सर मैं कमेंट्स भी लोगों के पढ़ रहा था। एक तो लोग राब्ता करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह हम एक अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी इसमें दे देंगे जिसमें लोग अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं, कुछ चीज़ें जो शेयर करना चाह रहे हैं वो हमें भेज सकते हैं। वैसे मैंने सबको कह दिया था कि आप ट्विटर के ऊपर और फेसबुक के ऊपर आपको और राब्ता हमें कर सकते हैं, चैनल पे राब्ता कर सकते हैं। अगर आपके सवालात हों तो हम उसे ज़रूर शामिल करेंगे। आपने सर अगर शायद नोट किया हो टाइमलाइन के ऊपर जो कमेंट्स की टाइमलाइन है, जो सबसे ज़्यादा लोगों को चीज़ जो पसंद आ रही है वो किस्सा निस सदी का है। पुरानी जो आपकी याददाश्तें हैं उसको लोगों ने बहुत एंजॉय किया और कल का जो जरदारी साहब का किस्सा है उस पर भी काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं जो बीबी मरहूम ने कहा आसिफ अली जरदारी के बारे में। नहीं देखिए, ये जो किस्से मेरे जहन में है और जो मेमोरी में है ये वो किस्से हैं जो अभी तक कहीं लिखे नहीं गए और किसी को बताए नहीं गए और ये दे आर पार्ट ऑफ हिस्ट्री। तो इनको रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। और बल्कि मैंने आपसे पहले भी ये अपने थॉट शेयर किए थे कि हम ये जब रिकॉर्ड कर लेंगे और इनका एक अच्छा खासा वॉल्यूम बन जाएगा तो इनको हम सेपरेटली भी एक सीडी में या डीवीडी में डाल के उनको एक मेमोयर्स की शक्ल भी दे सकते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सेगमेंट होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आज की हेडलाइंस मैं और आपसे और अपने सुनने वालों के साथ शेयर करता हूँ। पीडीएम का सर बाकायदा जो स्केड्यूल है उसका ऐलान कर दिया गया है, कहाँ पर पड़ाव होगा, कब ये लोग चलेंगे वगैरह वगैरह। और दूसरी तरफ पंजाब के अंदर सर सियासत बड़ी गर्म हुई है। लोग शायद ये सोच रहे हैं, तसव्वुर कर रहे हैं कि ये चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब के लिए सब लोगों ने वहाँ पे पड़ाव लगा लिए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत इंटरेस्ट ले रही है पंजाब की सियासत में। पीछे क्या हो रहा है पर्दे के पीछे, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। सर पहली खबर, लॉन्ग मार्च का ऐलान भी हुआ। अब तक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने जितने भी ऐलान किए थे हमें पीछे हटते हुए नज़र आए, लेकिन लॉन्ग मार्च तक वो पहुँच गए हैं। कैसे पहुँचे हैं इस पर ज़रूर तबसरा कीजिएगा। आपको याद होगा लाहौर का जलसा, कोयटा का जलसा और दीगर शहरों के जलसे, और अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जहां पर खड़ी है, आप कैसे इसको देखते हैं? अहदाफ जो थे वो पूरे हुए या सर ये एक अनदर शो एट द एंड ऑफ द डे? देखिए इरफान, पंजाब में आप कह रहे हैं कि सारा कॉन्सेंट्रेट हो गया है, सारे लोग चले गए। पंजाब का शो जो है वो मेरा ख्याल है एक 2 ट्रैक्स हैं वहाँ पे जो चल रहे हैं इस वक्त। एक तो जैसा आपने कहा कि पीपल्स पार्टी इन रोड्स करना चाह रही है वहाँ पंजाब में, वो एक ट्रैक है। लेकिन दूसरा ट्रैक जो है वो विद इन नून लीग है कि वहाँ पे कौन हु विल कॉल द शॉट्स। यानी मरियम अब तक तो करते रही हैं अलोन और बड़े ज़ोरदार तरीके से। वो पीडीएम को भी उन्होंने टेक ओवर कर लिया था और नून लीग को भी कर लिया था और सारा कुछ वो हैंडल कर रही थी। अब आ गए बीच में हमजा शरीफ साहब और उनका भी बड़ा रोल है और उनका रोल अब डिफाइन होना है कि उनका रोल क्या होगा और मरियम का क्या होगा। क्योंकि हमने आज तक अभी तक ये देखा है कि जिस मीटिंग में हमजा गए हैं, चाहे पीडीएम की थी या उनकी लीडरशिप की थी, वहाँ मरियम ने नहीं गई हैं और बहुत कम गई हैं। अगर गई भी हो लेकिन कहीं नज़र नहीं आई एक साथ, दोनों को बहुत कम नज़र आए।
और ये उनकी टसल जो है ना, ये इंटरनल टसल अभी चलेगी जब तक ये रिजॉल्व नहीं होती कि क्या करना है। बाकी जो सेनेट वेनेट की जो बात कर रहे हैं आप, वो तो जाहिर है सेनेट में इलेक्शन होगा, पंजाब में के लोग सबको मालूम है कितने सेनेटर्स हैं और बाकी पूरे सूबों के भी सेनेटर हैं, तो वो इतना ज़्यादा उस पंजाब में उसमें फोकस नहीं है। लेकिन पंजाब में पीपल्स पार्टी का ज़रूर है कि वो इनरोड चाहते हैं। अब उनको कितना इनरोड मिलते हैं और क्या करते हैं, वो इनरोड उनको मिलेंगे अगर कोई पंजाब का सेटअप हिलेगा। यानी ये इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर यही सेटअप रहता है तो फिर तो कोई इनरोड का कोई चांस नहीं है। और चीफ मिनिस्टर बुज़दार रहते हैं और पीटीआई रहती है और कोई हिलजुल नहीं होती, तो फिर ये लोग इसी तरह लड़ते अपना स्ट्रगल जो भी कर रहे हैं करते रहेंगे। लेकिन जैसा आपने कहा कि लॉन्ग मार्च तक पहुंच गए, ये लॉन्ग मार्च तक पहुंचने का मतलब है कि अब तक जितना उन्होंने किया है वो कोई कामयाब नहीं हुआ उनको कुछ मिला नहीं, कहीं पर कामयाबी नहीं मिली, उनको कुछ मिला नहीं अब तक। सारे उनके जो पत्ते जो चले हैं, जो कार्ड से, वो एक एक करके फेल होते गए, एक एक करके फेल होते गए। हालांकि जो इनको विक्ट्री मिली है सेनेट में, उस पर भी अब बड़े सवालात हैं, इंक्वायरी हो रही है, इलेक्शन कमीशन भी बैठा हुआ है उस पर और बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो वो भी कोई जेन्युइन पॉलिटिकल विक्ट्री नहीं थी, वो एक तुक्का उनका लगा है जैसे कह लें, वो उसका नतीजा जो भी निकले। लेकिन ये कि बाय एंड लार्ज सारी स्ट्रैटेजी इनकी फेल हुई है और अब ये दे आर गोइंग टू लॉन्ग मार्च। और आपस में बड़ी लड़ाइयाँ भी हैं। मौलाना साहब कह रहे हैं कि रेजिग्नेशन करें, नून लीग कह रही है रेजिग्नेशन करें, पीपीपी कह रही है नहीं, ये अदम एतमाद करें, पंजाब को हिलाएं। तो इनके अभी रिजॉल्व नहीं हुए हैं कि किस तरह उन्होंने जाना है, कहाँ जाना है। बट दे आर लुकिंग फॉर अ मिरेकल के कहीं ना कहीं कुछ हो जाए तो हमारा काम आगे बढ़ जाए। लेकिन अभी तक कोई मिरेकल नहीं हो रहा। अच्छा सर, ये मिरेकल की आपने बात की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुझे नहीं पता कि किस मिरेकल की तलाश में है, पंजाब के अंदर डेरे लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ सर हुकूमत शायद तलाश कर रही है कोई मिरेकल हो जाए इलेक्शन कमीशन में भी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो रिस्पांस है अभी तक का बहुत ही सुस्त रवि का शिकार है और वहाँ से तो सर किसी किस्म की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती हुकूमत के लिए, ये बहुत मुश्किलात हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बहुत सारी शिकायत भी हैं। उन्होंने बहुत सुस्त रवि दिखाई, खासकर जहां गवर्नमेंट की इंटरेस्ट था उन्होंने बहुत तेज़ी दिखाई, जहां पे अपोजिशन का इंटरेस्ट था रातों रात उन्होंने डस्का का सारा लपेट दिया। अब उन्होंने दोबारा हियरिंग वेयरिंग कर रहे हैं वो, तो वो उसमें पता लग जाएगा। लेकिन जैसा आपने कहा कोई मिरेकल नज़र होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। गवर्नमेंट के मेरा ख्याल है इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वहाँ से कोई उनको रिलीफ मिलेगा। ये पूरा इलेक्शन ही वो हो जाएगा, यूसुफ गिलानी साहब की सीट ही वो उलट जाएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो। लेकिन देखिए मिरेकल्स तो मिरेकल्स होते हैं फिर। अच्छा सर, ये हुकूमत तो खैर जोर लगा रही है और कोशिशें भी कर रही है कि किसी तरह डी सीट करवाया जाए, नोटिफिकेशन को रोका जा सके, और ये सब कुछ चीज़ें तो ठीक है। लेकिन सर ये एक शहरी हैं समीर हुसैन साहब, और इन्होंने एक दरख्वास्त ऑब्वियसली और वो लेकर गए हैं और एहतजाज भी उन्होंने किया यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से। वो ये कहते हैं कि उनके फ्रंट मैन ने 63 करोड़ के चेक बाउंस हुए और लिहाजा वो डिफ़ॉल्टर हो गए, इन्हें रोका जाए। और LNG का कोई मुआहदा है 2010 में हुआ। अब क्या सर ऐसा हुआ 11 साल बाद इन्हें भी याद आ गया कि जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इस वक्त हॉट केक हैं, जीत गए हैं, स्टेक्स बहुत हाई हैं, वजह सर क्या बनी है अब ये इस तरह के केसेस का सामने आना? नहीं, जाहिर है कि जब गिलानी साहब जब चले गए थे 5 साल उन्होंने कैद या जो भी सज़ा मिली थी वो भी नाअहली की भी उन्होंने गुजार ली। उसके बाद वो वापस आए, अब उनको मेन स्ट्रीम में ला के पीपल्स पार्टी ने खड़ा कर दिया, वो जीत भी गए। तो उनके खिलाफ केसेस तो इस तरह के जितने पेंडिंग पड़े हैं जो सो रहे हैं वो सब उठ जाएंगे। आपको याद होगा कि किसी ने ये भी कहा है कि एक तोशाखाना का केस है वो भी अभी तक चल रहा है, वो भी ये भी उसमें इन्वॉल्व है और शायद उसमें वो नवाज शरीफ और जरदारी साहब भी हैं, वो जो गिफ्ट वगैरह लिए थे उसमें, तो वो केस भी अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। ये इलेक्शन कमीशन का ये काम है कि ये केसेस सारे इस तरह के जो इल्ज़ामात हैं इनको पहले डिसाइड किया करें इलेक्शन से। ये काम नहीं है कि इलेक्ट हो गए और बाद में आप शोर मचाते रहे, बाद में उनको ओवरटर्न करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि नहीं।
जब गवर्नमेंट कोई जीत जाए कोई हार जाए उसको फिर आप बहुत प्रेशर होता है कि नहीं कर सकते आप। तो ये सारे केस आएंगे और ये शायद मेरे ख्याल है इलेक्शन कमीशन के बाद कोर्ट्स में भी जाएंगे ये, और ये मामला तभी चलेंगे। और सर एक सवाल है किसी ने हमसे किया, मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। इमरान खान साहब की सर मुश्किलात में कमी आई है और कुछ रिलीफ उन्हें मिला है ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस का वोट लेने के बाद। आप क्या समझते हैं, क्योंकि बाज़ लोगों ने तो सर अब कैंपेन शुरू कर दी है कि जनाब इतने तो मेंबरान वहाँ पर मौजूद नहीं थे जितने वोट डाल दिए गए। देखिए इस पिछले एक वीक में एक अपसेट तो इमरान खान साहब का हुआ, और वो था इनका जो उनका कैंडिडेट हार गए, लेकिन वो इतना मार्जिन नहीं था, मगर उसको उन्होंने काउंटर अच्छे तरीके से किया कि फौरन ही वो उन्होंने कॉन्फिडेंस वोट की तरफ चले गए और वहाँ जाके कॉन्फिडेंस वोट उन्होंने लिया और वो ज़्यादा बड़े मार्जिन से लिया। अच्छा, अब ये जो बातें हैं कि जी लोग नहीं थे और एब्सेंटी वोट हो गया या कोई आया या नहीं आया, ये सब मेरा ख्याल है पॉलिटिक्स की बातें हैं, कोई ऐसी इल्ज़ाम तराशी है। स्पीकर साहब ने तो ये क्लियरली कहा है कि जी ये सारी रिकॉर्ड मौजूद हैं, पिक्चर्स मौजूद है, लिस्ट मौजूद है, आप बताएं एक आदमी का नाम लें जो कि वहाँ नहीं था और उसका वोट डाला गया हो। ये तो ये सब पॉलिटिक्स है, ये चलती रहेगी। मगर ये कि इमरान खान साहब को झटका लगा था, लेकिन ही हैज सर्वाइव्ड इट एंड नाउ ही इज़ ऑन अ मच फर्म ग्राउंड, बिल्कुल। और ये अब आगे जा रहे हैं, और अगर सेनेट के इलेक्शन में जीत जाते हैं ये, तो देन ही विल बी वेरी स्ट्रांग। अच्छा सर, मैं आज टाइमलाइन को देख रहा था कमेंट्स की, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों ने जो चीज़ को पसंद किया वो कहते हैं कि आप अपने इंडस्ट्री के लोगों के बारे में बात करेंगे, तो ये सबसे ज़बरदस्त किस्म की हाईलाइट है आपके प्रोग्राम की। तो आपसे प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं सर मुझे एक ख्याल आया और मैंने कहा मैं ये आपसे ज़रूर पूछूंगा, और इस हवाले से मुझे लगता है कि आपके पास कोई ख़बर भी है, वो भी हम आपसे लेंगे। पिछले कुछ दिनों से आपने सर देखा है कि मालिक साहब एक कैंपेन चला रहे हैं, पंजाब जा रहा है जी, पंजाब में पता नहीं कोई तूफ़ान आने वाला है और उस्मान बुज़दार घर चले जाएंगे और चौधरी फैक्टर बड़ा काउंट करता है और वो इसलिए गए थे, वो इसलिए नहीं गए थे, और मैं मुतादिद चैनल्स को ये कह चुका हूँ। सर आप बताएं कि ख़बर क्या है? मालिक साहब ने तो पूरी भरपूर कैंपेन चलाई है, लेकिन ख़बर क्या है? देखिए, मालिक साहब हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, हमने उनके साथ काम भी किया है, हम साथ बैठते हैं उठते हैं बिल्कुल बड़े। लेकिन जहाँ तक काम की बात है, जहाँ तक वो बातें करते हैं, उसमें हमें कोई उनको खामखा माफ़ नहीं करना। अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है तो बिल्कुल उनको पकड़ना है। 2 दिन पहले मालिक साहब ने बड़े अथॉरिटी के साथ ये खबर चलाई अपने प्रोग्राम में, और उसके बाद फिर उनके चैनल ने बाकायदा उसको हेडलाइंस बना के बार बार रिपीट किया कि प्राइम मिनिस्टर ने डिसाइड कर लिया है कि जी पंजाब के चीफ मिनिस्टर को हटा दिया जाएगा। आपने भी सुनी होगी और हर जगह ये खबर चल रही है और चली। मैंने तो सर 2 दिन पहले से वो प्राइवेटली यूट्यूब के ऊपर भी मुख्तलिफ चैनल पे ये बात कर रहे हैं। मैंने डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर से पूछा, उन्होंने कहा नो वे, दिस विल नॉट हैपन। अब उनके सोर्सेज क्या थे, मालिक साहब के सोर्सेज क्या थे, जरा मैं उनसे पूछूंगा कि जी आप दोबारा चेक करें अपने सोर्सेज से, क्या वो आपको मिसलीड कर रहे थे या क्या आप लोगों को मिसलीड कर रहे थे, या चक्कर क्या था जो आप खामखा सब लोगों को हेडलाइंस बना बना के कह रहे थे कि वो जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं नो वे। अब नो वे का मतलब नो वे, अब अगर वो नो वे यस वे हो जाए तो आई डोंट नो, लेकिन ये कि फिलहाल अभी तक इट इज़ नो वे। मगर मालिक साहब से सर मुझे तो हाईवे नजर आ रहा है दिस वे होगा। हाईवे पे अब कौन जाएगा वो तो खैर देखते हैं, लेकिन मालिक साहब का एक बैकग्राउंड भी है ना। आप जो ये बात उन्होंने की है वो हमारे दोस्त तो हैं, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट है सर, ये सुनने वाली बात है, ये बैकग्राउंड सुनाए हमें सर। देखिए, मालिक साहब का बैकग्राउंड ये है कि मालिक साहब नून लीग के ज़माने में पीटीवी के मैनेजिंग डायरेक्टर बने, फिर मरियम नवाज का जो मीडिया सेल था और जो वो उनका एक प्राइवेट ग्रुप था, और जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में ही बैठता था और बहुत सारे लोग उसमें पॉलिटिशियन थे और ज़्यादातर मीडिया के लोग थे, उसमें भी शामिल थे। और वहाँ से जब वो हटे तो पंजाब में जाके वो शहबाज शरीफ की एक टास्क फोर्स के चेयरमैन बन गए, वो भी मीडिया रिलेटेड थी। अब ये तीनों कई साल उन्होंने उनके साथ मिलके बाकायदा काम किया, और जो भी लेना देना था, जो
मीडिया के हवाले से इश्तिहार, ये वो जो भी था उनका काम, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या करते थे वो, लेकिन ये किया है और उनकी एफिलिएशन बड़ी क्लियर है। अब वो हट गए वहाँ से और अब आ गए हैं। ये एक बड़ी मज़ेदार कहानी मैं आपको सुना दूँ इसी हवाले से। जी। जो मरियम साहिबा का सेल था, उस सेल में बहुत सारे मीडिया सेल जो था, उसमें बहुत सारे लोग थे, जर्नलिस्ट भी थे और पॉलिटिशियंस भी थे, यंग पॉलिटिशियंस भी थे, यंग जर्नलिस्ट भी थे और सारे लोग थे। तो हम एक जगह बैठे हुए थे और दोस्त के घर, तो वहाँ पे, अब मैं नाम नहीं लेता क्योंकि वो ज़्यादा पर्सनल हो जाएगा लेकिन दो मेंबर्स उस सेल के आए वहाँ पे और आके लड़ाई शुरू कर दी कि यार आप देखें मेरे रास्ते में ना आए। वो कहने लगा आप मेरे रास्ते में ना आए। हमने कहा ये क्या लड़ाई हो रही है? तो वो पता ये चला कि जी बोथ ऑफ देम वर इंटरेस्टेड इन दी स्माइल्स ऑफ मैडम मरियम, और वो जिसको ज़्यादा स्माइल मिल रही थी तो वो दूसरे नाराज़ हो रहे थे और लड़ाई बाकायदा शुरू तो ऐसे बहुत से वाक़े आते हैं। सर ये तो तूफान अब आ जाएगा। तूफान आए, मैं नाम ले दूं, नाम ले दूंगा सर, अगर आप तूफान आएगा तो आए। क्या तूफान आएगा? ये नहीं, दिस इज अ फैक्ट। नहीं तो सर फिर नाम भी ले दें, नाम लेने में क्या है? चले अभी इतना ही काफी है, देखेंगे कितना बड़ा तूफान आता है तो स्माइल के लिए लोगों ने जो है वो चेहरे के ऊपर नाराजगी सजा ली। नाराजगी से ज्यादा जी लड़ाई बाकायदा होने लगी थी और धमकियां होने लगी थी कि आप रास्ते से हट जाए, मेरे रास्ते से हट जाए। उन्होंने कहा आप मेरे रास्ते से हट जाए। अच्छा भाई, उन्होंने कहा यार तो सर ये कसौटी खेल लेते हैं क्या? ये दोनों पॉलिटिशियंस हैं। तो पॉलिटिशियन भी हैं, मीडिया वाले भी हैं, वो दोनों ही हैं मतलब बिल्कुल दोनों हमारे दोस्त हैं। ये बात भी कहनी चाहिए साथ साथ। अच्छा सर, ये जो हिस्सा ये मेरा बहुत फेवरेट है, क्योंकि मुझे ज़ाहिर सी बात है, हम जब अपने बुज़ुर्गों के पास बैठते हैं या ऑब्वियसली जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आज से 25 साल पहले ही सहाफ़त क्या है या 15 साल पहले ही सहाफ़त क्या है। अब तो सर सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ जिसने जो कहनी होती है वो सोशल मीडिया पर आकर कह देता है। तो उस तरह का पर्सनल एक्सपीरियंसेस उस तरह नहीं होते जिस तरह सर आपको माजी में हुए। तो सर कुछ हमें सुनाएं। जरदारी साहब आजकल बहुत रेलेवेंट हैं, एक जरदारी सब पे भारी। तो मैं ये नारा तो नहीं लगा सकता, लेकिन मैं ये नारा ज़रूर लगा सकता हूँ कि हमें ज़रूर बताएं उनके किस्से, क्योंकि मुझे जो रिपोर्ट मिली है 32,000 फुट की बुलंदी पर सर एक लड़ाई हुई थी। तो ये लड़ाई सर थी क्या? मैं आपको यानी जहाज़ के अंदर लड़ाई हुई। और सर हमारे सुनने वालों को पहली दफ़ा बताएं कि इस लड़ाई में मद्दे मुकाबिल कौन था? देखिए, ये लड़ाई बिल्कुल आपने सही कहा, 32,000 या 35,000 फुट के ऊपर लड़ाई हुई थी। और ये पहला दौरा था बेनज़ीर एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो तकरीबन 15-16 इस्लामिक मुल्कों का ये दौरा था, जो कुछ 10-15 दिन के ऊपर वो था, स्टार्टिंग फ्रॉम ईरान। जी हाँ, स्टार्टिंग ईरान से शुरू करके फिर वो टर्की, लेबनान, सारे मिडल ईस्ट के कंट्रीज, फिर वो इजिप्ट, लीबिया, मोरक्को, सारी दौरा था पूरा और कई दिन चला था। और मैं उसमें रिप्रेजेंट कर रहा था डॉन को एज ए कॉरेस्पॉन्डेंट, और नजम सेठी साहब भी हमारे साथ थे और बहुत सारे जर्नलिस्ट थे। अच्छा, सेठी साहब जी, सेठी साहब भी थे। और वो तो ये जब हमारा जहाज़ उड़ा है पहले इस्लामाबाद से ईरान के लिए, वी आर गोइंग टू मशहद, पहला स्टॉप मशहद था। तो रास्ते में थोड़ी देर के बाद जरदारी साहब केम इनटू द केबिन और इंट्रोड्यूस करा अपने आप को कि जी क्या हाल है, सबको वो पूछ रहे थे और बात मिलते थे। हमारे पास आए, मैं एक साइड पे बैठा था, सेठी साहब दूसरे कोने में बैठे थे आयल के। तो हमने कुछ सवाल पूछने शुरू कर दिए, क्योंकि उस वक्त तक तकरीबन बेनज़ीर की गवर्नमेंट को 1 साल होने वाला था और मिस्टर 10% वगैरह भी निकल आया था और काफ़ी कहानियाँ और भी निकल आई थी। तो हमने डायरेक्ट उनसे पूछना शुरू कर दिया कि जी ये सब कहानियाँ क्या है, आप बताएं। और वो खड़े हो गए और झगड़ा शुरू कर दिया। अब ये हुआ कि जी हमने भी सवाल किए, सेठी साहब ने भी किए। उस वक्त सेठी साहब ज़रा यंग भी थे और ये पोजीशनें भी नहीं दी थी जो चीफ मिनिस्टर और ये वो सारी चीज़ें। तो वो ज़रा जर्नलिस्ट ज़्यादा थे और पॉलिटिशियन कम थे उस वक्त।
तो वो जब झगड़ा वगड़ा हुआ तो वो एक वक्त ऐसा आया कोई 5-10 मिनट के बाद कि पूरा जहाज में जितने पैसेंजर्स थे वो आगे वाले पीछे मुड़ के सीटों पे खड़े हो गए और पीछे वाले अपनी सीटों पे खड़े हो गए और सब इस पे देखने लगे कि जी ये क्या हो रहा है इधर बैठे हुए। यानी जरदारी साहब की लड़ाई हुई जरदारी साहब और हमारी जो है ना आपस में जो डिबेट और जो भी कह लें आप उसको चल रही थी, तो वो सारे ऊपर खड़े हो गए और देखने लगे। तो कैप्टन वहां से आया भागा भागा कि जी ये आप लोग क्या कर रहे हैं, ये तो सारा जहाज का बैलेंस खराब हो रहा है, आप अपनी अपनी सीटों में बैठे। तो सर जुमला फिर ठीक हुआ कि जरदारी सब पे भारी, यानी जहाज में भी भारी हुए। वो जहाज को उलटने लगे थे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होने लगा था। फिर अच्छा उसके बाद फिर जरदारी साहब ने कोई ऐसा काम नहीं किया, यानी हमारे कुछ 10 मुल्कों में हम गए उसी जहाज में और वो उसी तरह जाते थे, मगर फिर दोबारा केबिन में नहीं आए वो फिर। बिल्कुल सही सर। यकीनन जरदारी साहब जिस तरह आजकल बिलावल गलतियां करते हैं ना सर, और मरीम नवाज कहती हैं कि एक थप्पड़ मारोगे तो 10 थप्पड़ हम तुम्हें वापस करेंगे, और शाहिद खान अब्बासी साहब तो खैर अभी भी उसी उम्र में कि एक बंदे ने जो भी कुछ इंसिडेंट हुआ पीछे भागते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब के सर वो दिन थे जो आजकल मरियम के और बिलावल के हैं। जी 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 जी, वो नया नया था। जैसे मैंने आपको कल पहले अपने एपिसोड में सुनाया था कि जरदारी साहब वॉज इन चार्ज ऑफ मेकिंग फंड्स, रेजिंग फंड्स फॉर इलेक्शंस। तो वो ठीक है, वो उनका नया नया दौर था और उन्होंने बड़ी कामयाबी से गुजारा और अब भी वो एंजॉय कर रहे हैं, गुजार रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। और ये हमारी लव हेट रिलेशनशिप जो है वहाँ से शुरू हुई थी एक्चुअली जरदारी साहब की। और अब लव ज्यादा है कि हेट्रेड ज्यादा सर? नहीं ना लव हेट, वो तो एक एक्सप्रेशन है लव हेट, लेकिन ये कि वो जब वो अपोजिशन में रहे, जब वो न्यूयॉर्क में आके कई साल रहे तो बड़ी दोस्ती थी, बड़े मिलना जुलना खाना पीना सब था। जब वो गवर्नमेंट में थे वो आप कहते थे हमें ज्वाइन कर लो आके, तो कई लोगों ने किया। वो बाद में अपने एपिसोड आएंगे बाद में, जो मैं उसके किस्से भी सुनाऊंगा आपको इंशाल्लाह। बिल्कुल सर। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। मेरा ख्याल है कि काफ़ी कुछ आज हमने चीज़ें जो हैं वो उन्हें क्लियर किया, कुछ चीज़ें माजी से भी हमने शेयर की अपने प्रोग्राम के अंदर। व्यूअर्स, ये हमारा शो था आज का। और शाहीन साहब कोई आपने अनाउंसमेंट तो नहीं करनी, कोई व्यूअर्स से डिस्कस करना हो कमेंट्स के हवाले से? और बस सिर्फ यही है कि आप फीडबैक ज़रूर दें और बताएं कि जी क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या आपको क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। कई लोगों ने मुझसे पूछा, जिसको मैंने नोट भी किया, कि लोगों ने कहा ये आपने नाम क्यों रखा है ये आखिरी शो, ये तो इस पर अभी तक लोगों का वो है। मगर वो उनको मेरा ख्याल है समझ आ जानी चाहिए कि ये आखिरी शो आज का आखिरी शो है, ये बिल्कुल आखिरी शो नहीं है, ये आज के लिए आखिरी शो है और कल फिर एक और शो आ जाएगा। लोगों ने ये भी कहा कि आखिरी बात आप रख लेते हैं आखिरी शो। खैर सर, इसी में मजा है कि इट हैज़ बिकम द टॉक ऑफ द टाउन। लोग इस पर बात कर रहे हैं और क्यूरियोसिटी डेवलप हो रही है। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा, जिस तरह शाहीन साहब ने भी कहा। फीडबैक अपना ज़रूर दें। हमारे इब्तदाई दिन है प्रोग्राम के, इसमें इम्प्रूवमेंट हम इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ करते रहेंगे और हम इंशाल्लाह जो सच खबर है, जो सच्ची खबर है, वो आप तक ज़रूर लेकर आएंगे, चाहे वो इक़्तिदार के ऐवानों से हो, चाहे वो अपोजिशन के बेंच से हो। हम ज़रूर आपके साथ तमाम हक़ाइक़ रखेंगे और रखते रहेंगे। व्यूअर्स, मुझे लंदन से और शाहीन साहब को अमेरिका से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।